Welcome student to my YouTube channel Marvelous Tutorial. Today we will study about the electricity. This is a chapter number 12 according to NCERT. इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम लोग देख लें कि ये जो है बोर्ड में इसका वेटेज कितना है। बेसिकली इस चैप्टर का जो वेटेज है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, वो लगभग 7 मार्क्स का है। और इस बार का अगर हम देखें कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, तो 2020 के बोर्ड पेपर एनालिसिस के बेसिस पे अगर देखा जाए तो इस चैप्टर से कुल जो है, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की बात करें तो 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हुए थे, यानी कि 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, यानी कि टोटल जो है 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें बोर्ड एनालिसिस की तो इसमें 2 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के आए थे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो कितना 1 मार्क्स होता है। तो इस चैप्टर से 2 मार्क्स के जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे। ठीक है, अगर हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस बार जो है इस चैप्टर से नहीं आया था। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, यानी कि शॉर्ट आंसर जो टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने मार्क्स का 3 मार्क्स का होता है, लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। यानी कि टोटल देखा जाए शॉर्ट आंसर टाइप का जो वेटेज इस बार के एग्जाम में जो है, यानी 2020 के बोर्ड पेपर में नहीं था। ठीक है, उसके बाद से जो है लॉन्ग आंसर टाइप की बात करें, लॉन्ग आंसर टाइप वाले जो क्वेश्चन थे तो एक क्वेश्चन जो है आया था, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप का जो वेटेज होता है वो 5 मार्क्स होता है। यानी कि इस बार 2 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के थे और एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स वाले थे, यानी कि लॉन्ग आंसर वाला था। तो टोटल अगर हम वेटेज देखें तो 2 + 5 दैट इज इक्वल टू 7 मार्क्स, यानी कि इस बार का जो वेटेज रहा है वो 7 मार्क्स का रहा है ये चैप्टर। ठीक है, जनरली वही 7 to 8 मार्क्स का वेटेज रहता है हमेशा इस चैप्टर का। ठीक है, तो 7 मार्क्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन कितने, 2 ऑब्जेक्टिव और एक लॉन्ग आंसर, यानी कि 3 क्वेश्चंस थे, और 3 क्वेश्चन जो है टोटल जो है 7 मार्क्स का इस बार वेटेज रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं कि चैप्टर जो है कितना इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो काफी 7 मार्क्स काफी वेटेज है। ठीक है, तो इस वजह से इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखना। ठीक है, अच्छा, अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या होती है कि बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी कि बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर कह सकते हैं कि बिहेवियर ऑफ चार्ज की वजह से, भाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज जनरेट करने का फंडा होता है। ठीक है, अभी हम लोग चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इस बारे में डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इट इज अ energy which arises due to the behavior of electron or charge. Electricity, it is a energy which arises due to the behavior of electron or charge. ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर से या चार्ज के बिहेवियर की वजह से जो एनर्जी अराइव होती है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली जो है कितने तरह का होता है, 2 तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है। कौन कौन सी, फर्स्ट वन इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट वन इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि फर्स्ट क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक से मतलब है कि इसमें जो चार्ज बॉडी है, यानी कि जो भी चार्जेस हैं वो क्या होगा, रेस्ट कंडीशन में होगा, यानी कि चार्ज जो है के अंदर मूवमेंट नहीं होगा। यानी कि 2 चार्जेस कुछ डिस्टेंस पर रखे हों तो उनके बीच में क्या होगा, कुछ फोर्स काम करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन हो सकता है। ठीक है, कोई चार्ज है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड बन सकती है। ठीक है, यानी इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। किसी पॉइंट पर उस चार्ज की वजह से जो है कुछ पोटेंशियल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करते हैं। यानी कि बेसिकली अगर हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इसमें चार्जेस क्या होते हैं, रेस्ट पोजीशन में होते हैं। दूसरा क्या है हमारा, सेकेंड वन इज अ डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज
करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होगा, चार्जेस हमेशा क्या होंगे, मोशन में होते हैं, यानी कि फ्लो कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो फुल मोशन की वजह से, चार्जेस के मोशन या मूवमेंट की वजह से या फ्लो करने की वजह से जो भी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज हम पढ़ेंगे, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द फोर्स फील्ड एंड पोटेंशियल एराइजिंग फ्रॉम द स्टैटिक चार्जेस, यानी कि जब चार्जेस स्टैटिक कंडीशन में होंगे तो उनके वजह से जो भी फोर्स फील्ड या पोटेंशियल एराइज हो रही है, तो ये सारी चीजें हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है। सेकेंड अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल्स के तौर पे, आप देख सकते हो कि जैसे आपने कभी देखा होगा कि जैसे मान लो कार का डोर है, आप ओपन कर रहे हो, ठीक है, तो कभी आपने ध्यान न दिया हो तो डोर ओपन करते करते अचानक से जैसे लगता है कि कोई शॉक लगा हो। ठीक है। या फिर कभी मान लो कि बस में आप ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, बस में ट्रेवल कर रहे हो और उसके बाद जो आपका हैंडल होता है, रेलिंग होती है उसकी, सीट पे बैठे बैठे उसको जो है बार बार क्या कर रहे हो, स्लाइड कर रहे हो। ठीक है। तो स्लाइड करते करते कभी कभी ये फील होता है कि मान लो कभी कभी ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी लगी है, यानी कि मतलब शॉक लगा है, करंट लगा है। ठीक है भाई, वहां पे तो कोई करंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको शॉक महसूस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वहां पर आप स्लाइड करने की वजह से, रब करने की वजह से वहां पे क्या हो गया है, कुछ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। देखो यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कह रहे हैं कि फ्रिक्शनल का मतलब क्या था, रबिंग की वजह से चार्जेस डेवलप हुए हैं। ठीक है। तो वहां पे क्या है, कुछ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वहां पे क्या हो गया है, डेवलप हो गया, मतलब कि कुछ स्टैटिक चार्जेस वहां पे जनरेट हो गए हैं। तो उन स्टैटिक चार्जेस की वजह से क्या हो रहा है, आपको शॉक लग रहा है। ठीक है, आपको शॉक फील हो रहा है, यानी कि करंट फील हो रहा है। क्लियर। और भी देख सकते हो एग्जांपल, जैसे मान लो कि विंटर्स में, ठीक है, जब आप स्वेटर आप निकालते हो, ठीक है, अगर आपने पहनना है और उसके बाद से जब स्वेटर आप निकालते हो तो उस केस में आप देखते हो, फील करते हो कि जो स्वेटर से चट 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 की आवाज आती है, आती है। ठीक है। तो ये क्यों आती है कि उसमें क्या होता है कि बार बार आपकी बॉडी के साथ जो है रब होने की वजह से जो स्वेटर है वो चार्ज हो जाता है, यानी कि उस पर कुछ चार्ज आ जाते हैं और जब उसको आप निकालते हो, चूंकि वो चार्ज है तो आपकी बॉडी पर भी मतलब कुछ चार्जेस डेवलप हुए होते हैं, तो उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे आप उसको निकालने की कोशिश करते हो तो उस फोर्स की वजह से क्या होता है भाई, दो भी चीजों के बीच में क्या है, फोर्स लगाकर कोई चीज रोका हुआ है और जब आप उसको अवॉइड करोगे, दूर करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा जो है डिस्कम्फर्ट फील करेगा, यानी उसकी वजह से जो वो आवाज, वो साउंड प्रोड्यूस होती है। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मान लो आप प्लास्टिक की चेयर पे बैठ जाओ, ठीक है, प्लास्टिक की चेयर पे आप बैठे हो और उसके बाद से पीछे से टॉवेल से अपने फ्रेंड को आप बोल दो कि पीछे से टॉवेल से जो है चेयर को पीटना शुरू कर दे, यानी कि मारना शुरू कर दे। तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद से जो है आपको ऐसा लगेगा करंट लग रहा हो। भाई उसने तो आपको डायरेक्ट टच नहीं किया, यानी कि आपकी चेयर पे बैठे हो, पीछे की साइड पे उसने जो है पीटना शुरू किया, तो उसकी वजह से आपको करंट फील हो रहा है। ठीक है। तो यहां पर भी क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर भी क्या हो रहा है कि बार बार टॉवेल के जो कांटेक्ट जो आपका चेयर के साथ होने की वजह से जो चेयर पे है, कौन सी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई है, मतलब उसकी वजह से शॉक लग जाता है। ठीक है। कई बार आप मूवी हो, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, चार्जेस जब मोशन में होते हैं तो इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, या करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है। चार्ज की बेसिकली चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या है, इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस experiences electrical and magnetic effects. It is excess or deficiency of electron on atom or body. ठीक है, किसी भी बॉडी पर एक्सेस या डिफिशियंसी की वजह से, इलेक्ट्रॉन जब एक्सेस में हो जाए या डिफिशियंस हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, चार्ज डेवलप होता है। ठीक है। बेसिकली क्या होता है, किसी भी मैटर की जो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी मैटर क्या होता है कि, या कोई भी मटेरियल, कोई भी बॉडी क्या है कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकती है। भाई उसके ऊपर अगर चार्ज नहीं होगा तो वो ना ही इलेक्ट्रिकल फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाएगी, ना मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाएगी। ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो होंगे उस बॉडी पर
महसूस नहीं कर पाएगी, यानी कि वो उस बॉडी मतलब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को महसूस करने के लिए ठीक क्या होना चाहिए, उसके ऊपर चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो चार्ज बेसिकली क्या है, एक तरह की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या है, ये एक्सेस या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, यानी इसको हम कह सकते हैं किसी भी बॉडी पे या तो एक्सेस है या डिफिशियंसी है किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो भी क्या है, हम कह सकते हैं कि बॉडी पे चार्ज है। अब इसको देखो कैसे समझ सकते हो, मान लो कि एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है और उस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें, यानी कि वो न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी होने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों क्या है, सेम है। भाई जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे भी होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये नेगेटिव में होता है। ठीक है, उसी तरह से प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन में भी इतना ही चार्ज होता है एक प्रोटॉन पर, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि ये चीज पॉजिटिव में होता है। तो टोटल चार्ज अगर हम उस एटम की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। भाई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो आएगा, तो टोटल चार्ज उस पर क्या है, जीरो। ठीक है, ठीक है, तो उस पर टोटल चार्ज क्या है, जीरो। उसी तरह से एक दूसरी बॉडी ले लिया, उस पर भी जो है मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से में, यानी कि वो भी क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो हो सकता है कि दोनों बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाने की वजह से, यानी कि जैसे अगर मान लो उन दोनों को रब करना शुरू करता है, रगड़ना शुरू करता है, रगड़ने की वजह से क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकल करके दूसरे बॉडी पर चले जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो गया। तो भाई जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां पे क्या होगा कि प्रोटॉन की कंपैरिजन में, यानी कि उस बॉडी पर प्रोटॉन की कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा मतलब कि वहां पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई। डिफिशियंसी मतलब इलेक्ट्रॉन कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो वहां पे जो चार्ज होगा, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जब डिफिशियंसी होती है, कमी होती है, तो उसकी वजह से जो चार्ज डेवलप होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और उसी तरह से दूसरी बॉडी की हम बात कर रहे हैं, तो दूसरी बॉडी पर क्या हुआ कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, एक्सेस में हो गए, इलेक्ट्रॉन वहां पे क्या हो गए, बढ़ गए, ज्यादा हो गए। किसके कंपैरिजन में, पहले जो प्रोटॉन था, भाई पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर थे ना, बैलेंस थे, पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, लेकिन उसके बाद से क्या होगा कि जो ये मतलब कांटेक्ट हुआ, कांटेक्ट की वजह से यानी कि रबिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन और आ गए इस पे, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए प्रोटॉन की कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा हो जाएगा यानी कि वहां पे क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आएगा कि कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज आएगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर होता है तो जहां पर जाएगा यानी कि जब बढ़ेगा वहां पर, तो वहां पे क्या होगा, एक्सेस होगा, एक्सेस होने की वजह से नेगेटिव चार्ज। तो ये चीज क्लियर है, यानी कि जब बॉडी पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी पर जाता है, ठीक है, ट्रांसफर होकर के जिस बॉडी पर आता है वहां पर जो है नेगेटिव चार्ज। उसी तरह से जिस बॉडी से निकलता है, ठीक है, वहां पर डिफिशियंसी होती है इलेक्ट्रॉन की, और उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि वहां पे जो चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव चार्ज। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम। इसकी एसआई यूनिट कूलाम होती है, इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। सीजीएस यूनिट की बात करें, इट्स सीजीएस यूनिट इज, क्या होती है सीजीएस यूनिट, इसमें बेसिकली अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट इसकी एक फर्स्ट वन होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसको हम ईएसयू कहते हैं, और ये स्टेट कूलाम होता है। ठीक है, स्टेट कूलाम, क्लियर। उसके बाद से दूसरी जो इसकी सीजीएस यूनिट होती है वो क्या आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज ईएमयू या एप कूलाम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज ईएमयू जो होती है वो एप कूलाम होती है। ठीक है, अब अगर हम इसकी इन दोनों में रिलेशन देखें, स्टेट कूलाम में और कूलाम में क्या रिलेशन होता है, एप कूलाम और कूलाम में रिलेशन देखें, तो 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 into 10⁻⁹ स्टेट कूलाम और इक्वल टू 1/10 एप कूलाम। ठीक है,
यानी कि अप्रोक्सीमेटली, यहाँ ध्यान रखना ये अप्रोक्सीमेटली का साइन है, मतलब कि 1 कूलाम में 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलाम होता है, ठीक है, और 1 कूलाम में 1/10 एब कूलाम होता है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलाम में कितना होता है 1/10 एब कूलाम होता है, क्लियर। अब टाइप्स ऑफ चार्ज की हम बात करें तो चार्ज बेसिकली जो है दो तरह के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले चार्ज के बारे में जो इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है, चार्ल्स डूफे साहब ने, ठीक है, चार्ल्स डूफे उनका नाम है। चार्ल्स डूफे ने सबसे पहले चार्ज के बारे में बताया था। तो उन्होंने चार्ज की दो टाइप्स बताई थी, दो वैरायटी बताई थी। क्या बताया था? चार्ज की जो दो वैरायटी थी, वेट्रस एंड रेजिनस, ठीक है, वेट्रस और रेजिनस। ये वेट्रस और रेजिनस का क्या फंडा है? तो बेसिकली क्या था कि उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया था, जैसे कि मतलब उन्होंने ग्लास के रॉड लिए थे और उसको जो है रब किया था, किसके साथ, सिल के साथ उन्होंने रब किया, और उसके बाद से जो है उन्होंने फील किया, देखा कि दो ग्लास के रॉड लिए, दोनों को सिल के साथ रब किया, तो रब करने के बाद से उन्होंने क्या पाया कि दोनों ग्लास रॉड जब एक पास लेकर गया तो उनके बीच में रिपल्सन होने लगा, ठीक है। तो इससे उन्होंने ऑब्जर्वेशन निकाला कि जो रिपल्सन हो रहा है वो रिपल्सन इस वजह से हो रहा है कि दोनों पर जो है क्या हो रहा है, सेम टाइप के चार्ज डेवलप हो गए, ठीक है। तो इस वजह से चूंकि ग्लास रॉड लिया था, तो ग्लास को जो है वेट्रम, यानी कि लैटिन में जो है वर्ड यूज करते हैं वेट्रम। वेट्रम मतलब होता है ग्लास, ठीक है। तो उसी वर्ड से जो नया वर्ड बनाया, ठीक है, वेट्रस, ठीक है। वेट्रस जो वर्ड आया वो किससे? लैटिन वर्ड वेट्रम से आया है, ठीक है, वी वेट्रम से आया, और वहां से जो है ये वेट्रस बना। मतलब कि जो चार्ज ग्लास पे डेवलप हुआ था उसको उन्होंने कहा कि वेट्रस। उसी तरह से जो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो है एम्बर के साथ किया। एम्बर एक तरह का रेजिन होता है, ठीक है, एम्बर, AMBER, ठीक है, एक तरह का ये क्या होता है, रेजिन होता है, ठीक है। तो उस पर जो चार्ज डेवलप हुआ था उसको उन्होंने कहा कि रेजिनस है, ठीक है, क्योंकि उसका जो वो चार्ज और जब ग्लास के जो है उसको एक पास लेकर के आए तो दोनों के बीच में क्या हो रहा था, अट्रैक्शन। तो ये चीज उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया था कि मतलब उस पर जो है ग्लास से डिफरेंट चार्ज डेवलप हुआ है, तभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसको उन्होंने क्या कहा, रेजिनस, ठीक है। बट ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्वेंशन था, ज्यादा लॉन्ग टाइम तक ये चल नहीं पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, नाम सुना होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है कुछ इसी एक्सपेरिमेंट को कुछ टाइम के बाद से रिपीट किया, मतलब कि फिर से रिपीट किया। लेकिन उन्होंने क्या किया था, जो ग्लास लिया था वो दो क्वालिटी का लिया था। कौन कौन सा? ग्राउंड ग्लास और हाई क्वालिटी का ग्लास। तो ग्राउंड ग्लास और हाई क्वालिटी का ग्लास जब उन्होंने लिया था और उसके साथ जब ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने रिपीट किया, तो उन्होंने देखा कि दोनों ग्लास पे अपोजिट नेचर के चार्ज, मतलब कि डिफरेंट टाइप के चार्ज डेवलप हो रहे हैं, एक जैसा चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है। तब उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो ग्लास पर चार्ज डेवलप हो रहा है उसको वेट्रस कहना ज्यादा सुटेबल नहीं है, क्योंकि अब हम वेट्रस किसको कहें, हाई क्वालिटी पे चार्ज डेवलप हुआ है उसको कहें, या फिर जो लो क्वालिटी ग्लास पे चार्ज डेवलप हुआ है उसको कहें। तो ये प्रॉब्लम थी। तो इस वजह से उन्होंने जो है चार्ज की दो नई कैटेगरी दिया। उन्होंने कहा कि भाई मटेरियल की बेसिस पर जो है डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से भाई मान लो ग्लास है, हो सकता है कोई और मटेरियल ले लिया, उस पर क्या चार्ज होता होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है दिक्कतें आ रही थी, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है चार्ज के दो टाइप्स उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि बेसिकली जो है मॉडर्न कन्वेंशन भी हम कहते हैं, यानी कि जो मॉडर्न कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग जो है चार्ज जो है टू टाइप्स के होते हैं। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, ठीक है। तो दो टाइप के चार्ज कौन कौन सा, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जैसा कि सजेस्ट किया था, क्लियर। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की हम बात कर लें तो चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल होते हैं और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को
अट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक जैसे जो चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा पॉजिटिव चार्ज के पास जैसे आएगा तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब उसको एक दूसरे को रिपेल करने शुरू करेगा। ठीक है, अनलाइक चार्जेस मतलब डिफरेंट टाइप के चार्जेस होंगे, जैसे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे की वो खींचने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। एडिटिविटी इज द additivity of electric charge means that the total charge of the system is algebraic sum of all the individual charges located at different points inside the system। मतलब एक सिस्टम ले लिया, सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि वो क्लोज या वो कंप्लीट एरिया, वो कंप्लीट रीजन को हम कह सकते हैं कि जिसके अंदर किसी भी चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन में जिस चीज को हम रख रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी जो मतलब कंप्लीटली अगर हम क्लोज कर लें तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चार्ज की सिस्टम की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो एक बड़ा सा स्फीयर ले लिया, ठीक है, उस बड़े से स्फीयर में छोटे 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 बहुत सारे स्फीयर्स डालते चले गए, यानी जो छोटे वाले स्फीयर्स हैं उनको हमने चार्ज स्फीयर कह दिया। ठीक है, यानी कि उस पे कुछ चार्जेस है, किसी पे 2 कूलम, किसी पे 3 कूलम, किसी पे 4 कूलम, यानी कि सब पे थोड़ा थोड़ा चार्जेस हैं। ठीक है, तो जो स्फीयर है तो वो उस पे कुछ चार्जेस हैं। तो अगर हम कहें बड़े वाले स्फीयर, यानी कि बड़ा वाला क्या है, सिस्टम है, तो उस सिस्टम पे टोटल चार्ज क्या होगा, तो उस सिस्टम पे जो टोटल चार्ज होगा अंदर वाले जो भी चार्जेस हैं उनका क्या करेंगे, सम कर लेंगे, तो टोटल चार्ज का सिस्टम हमको, यानी कि उस सिस्टम पे टोटल चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि चार्ज को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। टोटल चार्ज दैट इज सम ऑफ द नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट व्हाटएवर द चेंज टेक्स प्लेस इन द सिस्टम, यानी कि सिस्टम के अंदर कुछ भी चेंज हो रहा हो। ठीक है, भले ही बॉल आपस में जो छोटे छोटे वाले बॉल्स थे वो आपस में एक दूसरे के साथ चार्जेस एक्सचेंज कर करके किसी पे कम किसी पे ज्यादा चार्ज हो जाए बाद में, लेकिन पूरे सिस्टम की हम चार्ज की बात करेंगे तो नेट चार्ज अभी भी उतना ही रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा, नेट चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन चार्ज ऑन एनी बॉडी ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ elementary, that is fundamental unit of electric charge. This unit is equal to magnitude of charge on electron, यानी कि जो एलिमेंट्री यूनिट हम ले रहे हैं वो मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, तो एलिमेंट्री यूनिट इसको ई से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इक्वल होता है 19 कूलम के इक्वल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल किसी भी बॉडी पर किसी भी एटम पे अगर हम चार्ज की बात करेंगे तो Q इज इक्वल टू NE, मतलब N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कह सकते हैं, और यहाँ पे N क्या है, इंटीजर होता है, फ्रैक्शन नहीं होता है, इंटीजर होता है। ठीक है, तो इंटीजर की वजह से अगर हम बात करें तो N क्या है, कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, यानी कि व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 1 N क्या है, इंटीजर है, और E क्या है, एलिमेंट्री यूनिट, यानी इसका जो प्रोडक्ट होता है। तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस NE। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कोई भी इंटीजर हो सकता है। N क्या है, जो भी इंटीजर की वैल्यू होगी, और E क्या है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। तो इस तरह से टोटल चार्ज हम उस बॉडी पर बता सकते हैं। क्लियर, ये यहाँ पे इंटीजर है और E है एलिमेंट्री यूनिट विच इज इक्वल टू द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब बेटा कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर ही हम देख लेते हैं, क्योंकि इस पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। एनसीईआरटी पेज नंबर 200 पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, इंडेक्स क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 1 कूलम चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। क्योंकि हमको क्या मालूम है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, NE, यानी Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
भाई यही तो होगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इंटीजर, यही तो फाइंड करना है। E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम, Q की वैल्यू क्या दे रखा है 1 कूलम, तो यहाँ पे क्या जाएगा N = Q/E। ठीक है, N की वैल्यू Q/E हो जाएगा। तो यहाँ पे N = 1/1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, 19 और ऊपर क्या है 1 कूलम, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा कूलम कूलम, तो 1 जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 10 × 10⁻19 10 को जो है हम -19 नीचे था, जब उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगी पावर। ये 1.6 है तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या जाएगा 10 × 10⁻19/16 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से इसको ब्रेक कर लें 10 × 10⁻18, तो 10 × 10 क्या जाएगा 100 × 10⁻18/16 हो जाएगा, यानी क्या जाएगा 100 × 10⁻18/16। ठीक है, 16 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन जो है एक कूलम चार्ज में होता है। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर फ्रॉम अ बॉडी to give it a charge of 2.5 × 10⁻⁻6 कूलम, what will be the nature of the charge, यानी चार्ज का नेचर क्या होगा, दोनों चीजें हमें बतानी है। तो क्या क्या गिवन है हमको, गिवन है Q = 2.5 × 10⁻6 कूलम। Q = क्या होता है ±ne, तो N = Q/E। N Q की वैल्यू हमारे पास है ही, E हमको पता है। ठीक है, तो Q की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, E की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, पुट करने के बाद से सॉल्व कर लो, भाई 10⁻19 है उसको ऊपर ट्रांसफर कर दो न्यूमरेटर में, तो क्या जाएगा 2.5 × 10⁻6 × 10⁻19/1.6। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो ये 2.5 25 हो जाएगा और 1.6 16 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या जाएगा 25 × 10⁻6 × 10⁻19/16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या जाएगा 25 × 10⁻19 - 6, तो 19 - 6 क्या आ जाएगा यहाँ पे 13 हो जाएगा, यानी कि 19 - 6 और अपॉन 16, तो 16 से 25 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1.5625 और ये 10 क्या जाएगा 13, 19 से 6 को माइनस करोगे तो क्या जाएगा 13। ठीक है, यानी कि टोटल इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की जरूरत होगी। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, भाई जाहिर सी बात है यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक, कह रहा है कि उसका नेचर कैसा होगा, जो भी चार्ज डेवलप होगा उस बॉडी पे। भाई देखो उस बॉडी से चार्ज क्या, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है निकल रहा है, मतलब कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है डेफिशिएंसी हो रही है कि एक्सेस हो रहा है, डेफिशिएंसी हो रही है। तो डेफिशिएंसी हो रही है तो मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि उस पर जो चार्ज आएगा वो कैसा होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसको हम दूसरे तरह से भी सॉल्व कर सकते थे। दूसरे से क्या है कि हमको उसके लिए क्या मालूम होना चाहिए कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि एक कूलम चार्ज अगर हमें चाहिए तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ती है, तो 6.25 × 10⁻18 कूलम जो है 18 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से भी हम देख सकते हैं, कैसे, जैसे मान लो चूंकि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर टू गिव 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इतना कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की रिक्वायरमेंट होगी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 2.5 × 10⁻6 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या जाएगा 6.25 × 10⁻18 इंटू 2.5 × 10⁻6। इनको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद से जो आंसर आएगा यानी कि 6.25 2.5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15.625। ठीक है, और 10⁻18 और 10⁻6, तो जब इनको बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 13 - 6 क्या जाएगा 12। ठीक है, तो और हम चाहे तो नीचे से एक डेसिमल ऊपर ट्रांसफर नीचे जो है एक पावर ट्रांसफर कर सकते हैं, 10 पावर इसको 19 कह सकते हैं, तो ये 62.5 हो जाएगा। तो इसको देख लो क्या जाएगा, पूरा आंसर आ जाएगा ओवरऑल। ठीक है, 1.5625 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से उतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से भी हैं।
तो दोनों मेथड है, आप दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, इस वाले मेथड में हमको ये चीज याद रखना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने में कितना चार्ज मतलब एक कूलम्ब चार्ज को के लिए जो है कितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने की रिक्वायरमेंट होती है, ये चीज हमें याद रखना पड़ेगा। अगर याद है तो ये से कर लो, इससे बहुत इजीली हो जाएगा, छोटे में हो जाएगा, कैलकुलेशन आपका कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर नहीं मालूम है, नहीं लर्न है अगर ये चीज, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो।